केमिस्ट्री बाय संदीप शर्मा में आपका स्वागत है। मैं इस चैनल में आपको पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री जो आपको ले सक्सेस की ओर, इसलिए चैनल को देखते रहें और सब्सक्राइब करें। हम रीड की आज इस क्लास में पढ़ने वाले हैं अणु तथा परमाणु। अणु को अंग्रेजी में कहते हैं मॉलिक्यूल और परमाणु को हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं एटम। तो हम मॉलिक्यूल और एटम के बारे में पढ़ें। तो सबसे पहले महर्षि कणाद ने हमको ये बताया कि अगर हम किसी पदार्थ को तोड़ते रहें तो एक समय आने के बाद उसका सूक्ष्मतम कण बच जाएगा जिसको हम आगे नहीं तोड़ सकते। इसी सिद्धांत को डाल्टन ने भारतीय शास्त्रों से चुराया और अपने डाल्टन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो हम चल रहे हैं डाल्टन सिद्धांत की तरफ। डाल्टन ने हमें परमाणु के बारे में कुछ बातें बताई और नंबर 1 बात क्या थी? पदार्थ के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। नंबर 2, परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। नंबर 3, परमाणु अविभाज्य होता है, जो कंसेप्ट आज की तारीख में गलत हो गया है क्योंकि परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में विभक्त हो जाता है। चौथा, एक ही तत्व के सभी परमाणु रासायनिक तथा भौतिक गुणों में समान होते हैं, जबकि अलग अलग पदार्थों के परमाणु रासायनिक तथा भौतिक गुणों में अलग अलग होंगे। उदाहरण, हाइड्रोजन के सभी परमाणुओं का परमाणु क्रमांक 1 और द्रव्यमान संख्या भी 1 होगी। ऐसे ही कार्बन के सभी परमाणुओं के परमाणु क्रमांक 6 और परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या 12 होगी। लेकिन हाइड्रोजन और कार्बन में अगर हम तुलना करेंगे, क्योंकि ये अलग अलग पदार्थ हैं, तो आप देख सकते हैं दोनों के परमाणु क्रमांक अलग अलग है। परमाणु क्रमांक अलग अलग है तो रासायनिक गुण अलग होंगे। तो यहां पर एक क्वेश्चन बनेगा कि परमाणु क्रमांक कौन से गुणों की व्याख्या करता है? तो परमाणु क्रमांक से हमें किसी के भी रासायनिक गुणों के बारे में पता लगता है, जबकि हमें उसकी द्रव्यमान संख्या से उसके भौतिक गुणों का पता लगेगा। तो ये क्वेश्चन रीट के लायक है। रीट, पटवार, एसआई आदि के एग्जाम्पलों में या पेपरों में पूछा जा सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहाँ हाइड्रोजन को देखकर ये पता लग सकता है कि हाइड्रोजन एकमात्र तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो बच्चों, एक तो ये कहानी कॉपी में लिख लो, दूसरी कहानी ये लिख लो और तीसरी कहानी लिख लो, न्यूट्रॉन नहीं होता है। एकमात्र एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होगा। और तीसरा क्वेश्चन, कार्बन 14 के द्वारा हम पेड़ पौधे वनस्पति चीजों की आयु निकाल सकते हैं। तो ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन हो जाएगा। हम चलेंगे नेक्स्ट। अब तत्वों को ढूंढ तो लिया, अब उनका नामकरण कैसे करें? तो सबसे पहले डाल्टन ने ही कुछ तत्वों के प्रतीक बनाए जो आपके सामने दिख रहे हैं। इससे कोई भी क्वेश्चन मेरी समझ में आने की गुंजाइश बहुत ही कम है। तो फिर बाद में बर्जिलियस ने तत्वों का नामकरण किया। और बर्जिलियस ने तत्वों का नामकरण कैसे किया कि उसने एलिमेंट के नाम का पहला अक्षर लिया। अगर दो तत्वों के पहले अक्षर समान हुए तो फिर उसने उसका अगला अक्षर लिया। उदाहरण, एल्यूमिनियम का नाम आपके सामने लिखा हुआ दिख रहा है, तो ए और आर्गन का भी दिख रहा है। तो आर्गन में ए समान था तो उसने क्या किया, एल्यूमिनियम में एल जोड़ दिया और आर्गन के नाम में एआर जोड़ दिया, जिससे दोनों के नाम अलग अलग हो गए। अब बात आई कि एग्जाम में क्या आएगा। तो एग्जाम में मुझे ये 2 बातें सबसे अच्छी लगती हैं कि सिल्वर के नाम से एजी का पता नहीं लगता है। सिल्वर के नाम से एजी का पता नहीं लगता है क्योंकि इसका असली नाम अर्जेंटिकम है। तो अर्जेंटिकम से एजी आया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, टंगस्टन
जिसका उपयोग हम बल्ब के फिलामेंट में करते हैं। ये जीके का क्वेश्चन भी हो सकता है। इसका पहला अक्षर W होता है। और अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि टंगस्टन का गलनांक धातुओं में सर्वाधिक होता है। तो बच्चों कॉपी निकालो और लिख लो कि टंगस्टन का गलनांक धातुओं में सबसे ज्यादा होता है, इसलिए इसका उपयोग हम फिलामेंट बनाने में करते हैं। अब आई कॉपर। कॉपर का नाम स्रोत के आधार पर लिया गया था, क्योंकि साइप्रस देश में कॉपर सबसे ज्यादा निकलता था, इसलिए कॉपर का नाम साइप्रस से लिया गया। अब अलग अलग वैज्ञानिक और अलग अलग नाम, तो वैज्ञानिकों में लड़ाई शुरू हो गई। अब इस लड़ाई को खत्म करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक संस्था बनाई जिसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। हम आगे देखेंगे कि किसी का परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालता है। तो अगर हमें किसी का परमाणु द्रव्यमान निकालना है तो सबसे पहले हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड बनाया गया, लेकिन फाइनली कार्बन 12 को स्टेबल आइसोटॉप्स मानकर, समस्थानिक मानकर, इसको वैज्ञानिकों ने स्टेबल एलोट्रॉप्स ले लिया। अब हमें किसी का अगर परमाणु द्रव्यमान निकालना है तो कैसे निकालेंगे देखना। परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए, ठीक है ना, तत्व के एक परमाणु का भार हम ऊपर रख देंगे और उसको नीचे क्या करेंगे, 1/12 से गुणा कर देंगे कार्बन के एक परमाणु के भार को। तो गुणा कर देंगे कार्बन के एक परमाणु का भार। तो अब आपके क्या आ सकता है रीट, पटवार आदि में कि एक परमाणु द्रव्यमान का आधार क्या है। तो परमाणु द्रव्यमान का आधार बच्चों कार्बन 12 है, ठीक है ना। कार्बन 12 को स्थायी एलोट्रॉप्स मानकर, आइसोटॉप्स मानकर परमाणु द्रव्यमान बनाया गया है। तो हम चलेंगे, अब हम समझेंगे परमाणु, अणु तथा यौगिकों में अंतर। तो हमने यहां पर एक तत्व ले लिया। अगर दो समान तत्व आपस में जुड़ जाएं, तो वो अणु का निर्माण कर लेते हैं। तो दो हाइड्रोजन के परमाणु जब आपस में जुड़ गए तो इन्होंने अणु बना लिए। अर्थात अणु में हमेशा दोनों परमाणु समान होंगे, लेकिन अगर दो अलग अलग तत्व आपस में जुड़ गए तो फिर यौगिक का निर्माण हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर सीखा तत्व और अणु और यौगिक में क्या अंतर होता है। तो अगर दो समान तत्व या एटम आपस में जुड़ जाएं तो अणु का निर्माण होता है, और अगर दो अलग अलग परमाणु आपस में जुड़ जाए तो फिर यौगिक का निर्माण। तो अब हम देखेंगे यौगिकों के सूत्र कैसे बनाए जाते हैं। तो यौगिकों का सूत्र बनाने के लिए हमको कुछ आयंस के सूत्र। तो हम चलते हैं आगे और देखते हैं कुछ यौगिकों के सूत्र बनाने की विधियां। तो हमारे सामने कुछ आयंस दिए हुए हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। तो हमारे पास ये कुछ मेटल आयन है। तो सोडियम के ऊपर एक आवेश होता है, Ag के ऊपर एक आवेश होता है, कॉपर के ऊपर एक और दो दोनों आवेश होता है। सामान्यतः 2 वाला एग्जाम्पल ज्यादा आता है, ठीक है ना। यह आपके एग्जामों में सीधे से मेटल आता है। एल्यूमिनियम के ऊपर आप देख सकते हैं 3 चार्ज है और आयरन के ऊपर भी 3 चार्ज होगा। ओके, तो हम देखते हैं आगे कुछ नेगेटिव आयन, ठीक है ना। Cl पर ऋण आवेश होता है, Br पर भी ऋण आवेश होता है, I पर भी ऋण आवेश होता है, O पर -2, सल्फाइड -2 महत्वपूर्ण है, लिख लो, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है और आप क्या आ सकता है। तो हम चलते हैं आगे कुछ और इनके नाम, ठीक है ना। जैसे
नाइट्राइड पे -3 चार्ज होता है, अमोनियम पे +1 चार्ज होता है, OH पर -1, नाइट्रेट पर -1, ठीक है ना, बाइकार्बोनेट पर -1, कार्बोनेट पर -2, सल्फेट पर -2 और फॉस्फेट पर -3। और फॉस्फेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमको आना ही चाहिए। तो फॉस्फेट एक बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमको हर हालत में फॉस्फेट का, सल्फेट का, कार्बोनेट का सूत्र आना ही चाहिए। अब हम देखते हैं कि कैसे बनाते हैं सूत्र। तो हमें वो कहेगा कि मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र बनाओ। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है और क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा बन जाएगा MgCl2, ठीक है ना। अब अगर कहेगा कि मेटल एल्यूमिनियम नाइट्राइड का सूत्र क्या होगा, तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है और नाइट्राइड की वैलेंसी भी 3 होती है। सरल किया तो 1-1 रह गया, तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड का सूत्र हो जाएगा AlM। अब अगला क्वेश्चन, वो हमसे कहेगा कि एक धातु कार्बोनेट का सूत्र M2CO3 है, तो धातु फास्फेट का सूत्र क्या होगा। धातु कार्बोनेट का सूत्र M2CO3 है, तो धातु फास्फेट का सूत्र ज्ञात करो। तो हम सबसे पहले इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं निकालेंगे। तो धातु की ऑक्सीकरण अवस्था इधर है, क्योंकि कार्बोनेट की संख्या 1 ही है, तो धातु की संयोजकता 1 हो गई, ठीक है। और कार्बोनेट की संयोजकता धातु के नीचे लटकी हुई है, तो कार्बोनेट की संयोजकता 2 हो गई, ठीक है। अब हम इसके बगल में फॉस्फेट को लिख लेंगे और फॉस्फेट की वैलेंसी हमें पता होनी चाहिए 3 होती है। तो धातु से फॉस्फेट को और फॉस्फेट से धातु को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें सूत्र मिल जाएगा M3PO4। तो जब हम किसी यौगिक का सूत्र बनाते हैं तो सबसे पहले हम उसमें से धनायन और ऋणायन के आवेश निकाल लेते हैं, फिर उसको दूसरे उससे तुलना करके उसका सूत्र बना लेते हैं। तो हम देखते हैं एक और क्वेश्चन। एक धातु नाइट्राइड एल्यूमिनियम नाइट्राइड का सूत्र ये है, तो एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र क्या होगा। तो हम सबसे पहले निकालेंगे इनकी वैलेंसी। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है और नाइट्रोजन की भी वैलेंसी 3 होती है, ठीक है। तो हमें पता लग गया एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, तो हमने 3 यहां लिख लिया। सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है, इसको त्रिक गुणा कर दिया और त्रिक गुणा करने से हमको एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र पता हो गया। तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी हमेशा सल्फेट के नीचे होगी, या धनायन की संयोजकता एनायन के नीचे लटकी हुई होगी और एनायन की संयोजकता धातु के नीचे लटकी हुई होगी। ओके, तो हमने यहाँ पर सीखा धातु के सूत्र कैसे बनाए जाते हैं। हम देखते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी किताब का 4थे नंबर का क्वेश्चन है और हम इसे सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन, मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र बनाओ। तो मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होती है क्योंकि यह द्वितीयक वर्ग का सदस्य है और Cl की वैलेंसी 1 होती है। अगर बच्चों, अगर आपको कभी एनाइन की वैलेंसी में डाउट आ जाए तो H लगाकर देख लो। तो Cl के साथ आप देखोगे HCl है और यह आपको समझ भी आ जाएगा। तो HCl में एक H जुड़ा है तो Cl की 1 हो जाएगी। अब हमने उनका कैंची गुणा कर दिया तो हमें इसका सूत्र मिल गया MgCl। अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कैल्शियम भी दूसरे वर्ग का सदस्य है, इसलिए इसकी संयोजकता 2 होगी और क्लोरीन की भी 1 होगी। दोनों को हमने कैंची गुणा किया तो हमको कैल्शियम क्लोराइड प्राप्त हो। अब हम आते हैं कॉपर और कॉपर नाइट्रेट में। तो कॉपर की जो संयोजकता होती है वो 2 होती है और
यहाँ पर लिखा होना चाहिए कॉपर नाइट्रेट की बजाय क्यूप्रिक नाइट्रेट, तो दो हमें अच्छा पता लगेगा। अब NO3 की एक होती है, लेकिन अगर आपको नहीं आती है NO3 की, तो देखो मैंने HNO3 बनाया। अब HNO3 में एक H जुड़ा है तो नाइट्रेट की एक हो गई, हमने इनको त्रिक गुणा कर दिया तो इसका सूत्र हो गया कॉपर नाइट्रेट ट्वाइस। अब हम चलते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड की तरफ। एल्यूमिनियम तीसरे वर्ग का सदस्य है, इसलिए इसकी संयोजकता 3 होगी, और जब हमने इन दोनों को गुणा किया तो हमें एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र प्राप्त हो गया। अब लास्ट है कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम की वैलेंसी हम देख चुके हैं 2 होती है, और कार्बोनेट की वैलेंसी भी 2 होती है। दोनों को कैंसिल कर दो, अगर दोनों सरल हो सकते हो तो सरल कर दो, और फिर कैंची गुणा किया तो एक कार्बोनेट एक कैल्शियम, तो कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र हो गया ये। अब वो हमसे पूछ ले कि एल्यूमिनियम फॉस्फेट का, नहीं, एल्यूमिनियम फॉस्फेट का सूत्र बताओ, तो एल्यूमिनियम फॉस्फेट का सूत्र क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 और फॉस्फेट की वैलेंसी भी 3, दोनों को सिंप्लीफाई किया, एक और एक आ गया, दोनों का कैंची गुणा कर दिया तो एल्यूमिनियम फॉस्फेट का सूत्र ये बन जाएगा। अगली क्लास में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं, और जिसको हम कहते हैं मोल कंसेप्ट। बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में मोल कंसेप्ट। इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपको रीट में सिलेक्शन करवा के ही दम लूंगा।